बहुत स्वागत है आपका। और 2023-24 के लिए कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने उत्पादन अनुमान जारी किया है, जिसके मुताबिक देश में कॉटन का उत्पादन 15 साल में सबसे कम होने की आशंका है। क्या है कारण, क्या एग्जैक्ट नंबर्स रह सकते हैं, आगे किस तरह के अपग्रेड्स की रिवीजन है, एक्सपेक्टेशन है, इस पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं केडिया कमोडिटीज़ के अजय केडिया, chartsandtrade.com के विकास बगारिया, कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट अतुल गनात्रा भी हैं हमारे साथ। अतुल जी नमस्कार, कैसे देखते हैं आप नंबर्स और जिस तरह की गिरावट उत्पादन में एक्सपेक्टेड है, क्या एक्सपेक्टेशन है आगे जाकर? जी गुड इवनिंग मनीषा जी। देखिए, इस साल कॉटन का जो प्रोडक्शन है लास्ट ईयर से 7 से 8% कम होने जा रहा है। इसकी मेन जो वजह है, एक तो नॉर्थ इंडिया में पिंक बॉलवर्म्स का अटैक आया था, तो उसकी वजह से पंजाब हरियाणा में काफी नुकसान है। और राजस्थान गवर्नमेंट का रिपोर्ट आया 90% एरिया में पिंक बॉलवर्म्स है। तो जो नॉर्थ का क्रॉप एक टाइम पे दिखता था 60 लाख बेल होने वाला है, वो 40 लाख बेल्स पे सिमटता नजर आ रहा है। दूसरा प्रॉब्लम है कि हमारा जो कॉटन का सोइंग है वो कम से कम 6 से 7 लाख हेक्टर में कम है, तो वहीं हमारी तो 15-20 लाख गांठ तो सोइंग की वजह से प्रोडक्शन कम हो जाएगा। और तीसरा जो हमने अभी उसको कंसीडर नहीं किया है, अगली मीटिंग में सोचेंगे कि जो यील्ड का लॉस है वो भी आने वाला है। यील्ड का लॉस होगा क्योंकि जो 1.5 महीना बारिश ही नहीं हुई, जो 120 साल में फर्स्ट टाइम ऐसा देखा कि 1 अगस्त से लेके 15 सितंबर तक देर वॉज नो रेन इन एनी स्टेट, कॉटन ग्रोइंग स्टेट इन इंडिया। तो उसकी वजह से प्लांट का ग्रोथ नहीं हो पाया। प्लांट का ग्रोथ नहीं होने से उसमें जो कपास के फूल बैठते वो कम बैठे, तो यील्ड में भी काफी लॉस है। तो ये सारे रीजन है मनीषा जी कि क्रॉप कम होने जा रहा है जी। साथ ही अतुल जी, किस तरह का कैरी फॉरवर्ड आप बनता हुआ देखते हैं और कैसी मांग है बाजार में? हाँ, कैरी फॉरवर्ड लास्ट ईयर ओपनिंग था 28.90 लाख बेल्स, और आने वाले साल में जब सितंबर में क्लोजिंग बैलेंस करीब करीब 21 लाख बेल्स का दिख रहा है। और एक्सपोर्ट में डिमांड बहुत कम है मनीषा जी, क्योंकि हमारे जो रेट है वो तो कॉम्पिटिटिव है, मगर डिमांड इंटरनेशनल मार्केट से भी कम हो रही है। और लोकल में डिमांड ठीक है, कंजम्पशन ठीक है। पिछले साल जो फर्स्ट हाफ में अक्टूबर नवंबर दिसंबर में कॉटन का कंजम्पशन बहुत कम था, ऐसी अभी हालत नहीं है। 25 से 27 लाख बेल्स का मंथली कंजम्पशन हो रहा है। तो लोकल में डिमांड ठीक है, एक्सपोर्ट में डिमांड नहीं है मनीषा जी। लोकल में जैसे आपने कहा मांग डिमांड यहाँ पर बेहतर होती हुई नजर आई है। अगर पिछले साल से कंपेयर करें तो क्या परसेंटेज मांग आप यहाँ पर आता हुआ देखते हैं, और क्या कुछ डिमांड ग्रोथ के भी नंबर्स लेकर चल रहे हैं आप? देखिए, लास्ट ईयर जैसे मैं आपको बताऊं तो अक्टूबर महीने में कंजम्पशन 15 लाख बेल्स का था, जो इस साल 25 लाख बेल्स का है। तो कॉटन का कंजम्पशन ठीक है, डिमांड लोकल मिलों की बनी रही है, और आने वाले समय में डिमांड और बढ़ेगी ऐसा लग रहा है। अगर परसेंटेज में देखा जाए तो 30 to 40% कंपेयर टू लास्ट ईयर, लास्ट अक्टूबर नवंबर में कॉटन ही नहीं था हमारे पास। 1 लाख रुपए का भाव था, फिर भी कॉटन ही नहीं था, इसलिए कंजम्पशन इफेक्ट हुआ था। मगर अभी वो परिस्थिति नहीं है, हमारे पास कॉटन है। और अभी डेली 80-85,000 90,000 बेल्स का अराइवल आ रहा है, और मिलें परचेस भी कर रही है मनीषा जी। और क्या प्रॉफिट मार्जिन लेवल्स भी हैं इस वक्त मिलों को? जिस तरह के प्राइसेस हैं, जैसे आपने कहा पिछले साल के कंपैरिजन में तो अच्छे खासी करेक्शन आ चुकी है उसके बाद। जी देखिए, ये डिमांड पे 1 लाख रुपए में कॉटन लेके मिल वाले कमा रहे थे, और आज 58,000 रुपये में कॉटन लेके मिलों को प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि यान के रेट नहीं मिल रहे हैं। हमारा जो इंडिया का प्रोडक्शन है यान का, वो 32 to 33.5% हमारी लोकल डिमांड के से ज्यादा प्रोडक्शन है यान का। इसलिए यान पे हमेशा एक दबाव बना रहता है। जब तक इंटरनेशनल मार्केट से यान में बड़ी डिमांड नहीं आती मनीषा जी, तब तक लोकल में इतना यान बेचना मुश्किल है। तो यान में पैरिटी नहीं है, मिले लॉस नहीं कर रही है मगर प्रॉफिट भी नहीं कर रही है, तो एट पार चल रही है मनीषा जी। आने वाले समय में अगर थोड़ा भी डिमांड आ गया तो मिलों को अच्छा रहेगा, मगर अभी मिले नो लॉस नो प्रॉफिट पे चल रही है मनीषा जी। आपने एक्सपोर्ट की बात कही कि बहुत बेहतर फिलहाल यहाँ पर नजर नहीं आता है, लेकिन चाइना हम जानते हैं काफी फ्रेजाइल सी रिकवरी है यहाँ पर। बाकी बाजार कैसे हैं भारत के लिए?
जी, देखिए चाइना ने ऑलमोस्ट उनके पास जो स्टॉक था वो अभी पिछले 3 महीनों से ऑक्शन में बहुत माल बेच दिया। तो हमें ऐसा लगता है कि आने वाले 3 महीने चाइना बहुत इंपोर्ट करेगा, और चाइना ने अगर इंपोर्ट ज्यादा किया तो वर्ल्ड मार्केट काफी मार्केटें सुधर जाएगी। और जो वर्ल्ड के 3 बड़े कॉटन प्रोड्यूसर है, तीनों का क्रॉप कम होने जा रहा है। यूएसए का क्रॉप 16.5 मिलियन था, अभी यूएसडीए का रिपोर्ट आया 12.5 मिलियन बेल है। चाइना में भी 50 लाख बेल कम है, इंडिया में भी 25-30 लाख गांठ बेल्स का फर्स्ट एस्टिमेशन कम आया है। आगे ऐसा ही वेदर अनफेवरेबल रहा तो और भी क्रॉप कम हो सकता है। तो 3 बड़े प्रोड्यूसर है जो वर्ल्ड के कॉटन के, तीनों के क्रॉप कम है। तो ऐसा लगता है कि दिसंबर के बाद या जनवरी के बाद थोड़ा अगर चाइना का एक्सपोर्ट इंपोर्ट में बाइंग आ गया तो वर्ल्ड मार्केट सारी सुधर सकती है, मनीषा जी। ओके, एक फाइनल सवाल दैनातुल जी, 58,000 के भाव फिलहाल यहाँ पर हैं, आपको क्या लगता है किस रेंज में रह सकते हैं प्राइसेस? प्राइस ऐसा लगता है, अभी हमने मनीषा जी हैदराबाद में कॉटन कॉन्फ्रेंस आयोजित किया था फर्स्ट टाइम साउथ में 28-29 को। तब हमने एक पैनल डिस्कशन में सबको पूछा था कि क्या प्राइस रेंज लगता है। तो लोगों का जो व्यू बना वो ऐसा था कि 57,000 रुपीज बॉटम लगता है, और भाव बहुत बढ़ेंगे भी नहीं, 60 to 65,000 की रेंज बाउंड में पूरा साल निकल जाएगा, ऐसा पैनल डिस्कशन से बाहर आया था। तो ऐसा ही लग रहा है कि 57,000 56,000 आते ही एमएसपी हिट हो जाती है, सीसीआई को पूरा माल खरीदना पड़ेगा। तो इसके नीचे मार्केट जाता हुआ नहीं लगता है। जिनर को पैरिटी नहीं है, कपास फार्मर एमएसपी का भाव तो सपोर्ट तो है, तो फार्मर बेचे ना बेचे वेट करे। तो 57,000 बॉटम लग रहा है अभी, और ऊपर में 65,000 आने वाले समय में 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, यही रेंज बाउंड मार्केट लगता है कि बहुत तेजी मंदी बहुत इस साल होवे ऐसा नहीं दिखता है, मनीषा जी। फेयर पॉइंट अतुल जी, बहुत शुक्रिया साथ देने के लिए। तो क्लियरली वो सारा व्यू है, ब्यौरा है कॉटन के बाजार का। और जहां तक प्राइसेस की बात है, 57 के नीचे नहीं नजर आते भाव, लेकिन ऊपर में 62-65 तक एक बार यहां पर प्राइसेस जाते हुए दिख सकते हैं। कॉटन की बात हुई, आगे बढ़ते हैं और बात अब यहाँ पर हल्दी की करते हैं, क्योंकि नवंबर के पहले ही दिन कारोबार में हमने यहाँ पर हल्दी में अपर सर्किट लगता हुआ देखा है। ऐसा तब है जब भाव पिछले 3 महीनों से लगातार कंसोलिडेशन में थे, गिर भी रहे थे। तो ये तेजी अब यहाँ पर कितनी आगे और जा सकती है, ये बताने के लिए हमारे साथ हैं सूर्या एफपीसी के चेयरमैन प्रहलाद बोरगट। प्रहलाद जी नमस्कार। मुझे याद है जब आपसे वो टर्मरिक कॉन्फ्रेंस में बात हुई थी, आप उस समय भी तेजी में थे हल्दी में, और उसके बाद तो अच्छी खासी तेजी हल्दी में आती हुई नजर आई है। अब जब भाव बढ़ चुके हैं, अब यहां से क्या व्यू है? हल्दी के भाव जो है वो बढ़ने वाले तय था। जब हल्दी 5,000 से लेके 7,000 के बीच में बेची जा रही थी, तब मैंने एक 15 दिन रिसर्च किया, और इसमें पता चला कि भाई ये रेट जो पोजीशन चल रहा है ये सही नहीं है, क्योंकि हल्दी को बढ़ना ही है। तब मैंने 19 जून को एक पोस्ट बनाई, यूट्यूब पे भी डाल दिया मैंने, और भाई 10,000 से कम किसान ने हल्दी नहीं बेचनी चाहिए। ये किसानों को मैंने सलाह दी, क्योंकि मैं एक किसान समूह से हूँ, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का मैं प्रेसिडेंट हूँ, और मेरा हल्दी का ही बिजनेस मेन है। तो फिर मैंने जैसे बता दिया, तो 8 दिन के अंदर 7,000 रुपए वाली हल्दी 12,000 रुपए तक चली गई। और लोगों के कई फोन आने लगे कि भाई आगे क्या होगा। तो मैंने कहा आगे भी तेजी रहेगी, लेकिन 10,000 के ऊपर जब हल्दी गई है तो जितनी जरूरत है उतनी ही हल्दी बेचो, और जल्दबाजी मत करो हल्दी में। लेकिन जैसे ही रेट बढ़े तो किसानों ने हल्दी बेचना शुरू किया। जो 30% 35% हल्दी बची थी, तो ज्यादा से ज्यादा किसान की हल्दी मंडी में आ गई। लेकिन जब हल्दी हर दिन तेजी में जा रही थी, रोज हल्दी के रेट बढ़ रहे थे, तो वो किसान कंफ्यूज हो रहा था, वो बेच नहीं रहा था, क्योंकि आज छोड़ दी, उसका काटा तक नहीं हो रहा था, तो कल हल्दी बढ़ रही थी। हमारी बसमत मंडी में हल्दी, एक हल्दी का लॉट तो 35,000 रुपए कुंटल चला गया। लेकिन जो नॉर्मल हल्दी है, नॉर्मल हल्दी देखा जाए तो 15,000 से लेके 18,000 के बीच में पर क्विंटल हल्दी ज्यादा से ज्यादा बेची गई। और उसमें क्या हुआ कि हल्दी एकदम बढ़ी,
एकदम बढ़ी तो वन साइड जो बढ़ना था वायदा भी बढ़ा, और उतना जो तेजी का माहौल एक्सेप्ट मार्केट ने नहीं किया, और बाद में हल्दी नीचे आना चालू हुआ, क्योंकि बाजार में जो व्यापार होना था वो व्यापार नहीं हो पा रहे थे। जी, एक तरफ अब आपको हल्दी के प्रहलाद जी, बड़े- अब इन स्तरों से आपको क्या लगता है कहाँ जा सकते हैं भाव? क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं किसानों के पास कुछ हल्दी अभी भी पड़ी है, बाजार को समझ में आ रहा है कि हाँ आगे मौसम की चिंताएं हैं या कंसर्न्स हैं, तो हल्दी बाजार में कम है, यहाँ से और तेजी देखते हैं आप? मैडम अभी से तेजी ही रहेगी, और अगला साल आने वाला भी हल्दी का तेजी का ही रहेगा, क्योंकि हल्दी तो किसान के पास जो बची है 3% 4% किसान के पास हल्दी बेची गई है, और वो किसान उतने जरूरतमंद नहीं है। ओके। जो जरूरतमंद किसान थे उन्होंने अपनी हल्दी बेच दी है। अभी जो स्टॉक चला गया है स्टॉकिस्ट के पास चला गया है, और जो प्रोसेसर है उनके पास स्टॉक है, किसान के पास स्टॉक नहीं है। और अगला जो आने वाला क्रॉप है, पानी की किल्लत की वजह से बहुत जो आवक है वो डैमेज होने वाली है, क्रॉप डैमेज होने वाला है। और जो बुआई 1 महीना लेट हुई, बाद में 1.5 महीना उसको पानी बारिश नहीं हुई लेनों की वजह से, जी और उसके वजह से हल्दी की ग्रोथ अच्छी नहीं हुई, इसका भी असर हल्दी आने वाली हल्दी पे हुआ है। जी, और तो ये प्रहलाद जी कितना और तेज यहाँ से भाव अब जा सकते हैं? क्योंकि अच्छी खासी तेजी तो देख ली हमने, आज तो अपर सर्किट भी वायदा में लगा हुआ है। अभी देखो हल्दी दीपावली तक जो रेट घटे हैं वो रेट आएंगे, यानी 13,000 से लेके 15-16,000 तक दीपावली तक हल्दी जाएगी, ओके। और 18 से 20,000 रुपए हल्दी का रेट हो जाएगा दिसंबर जनवरी में, और आगे भी तेजी रहेगी, मंदा नहीं होगा, ये 100% तय है, क्योंकि हम ग्राउंड लेवल देखते हैं, जी ग्राउंड लेवल सिचुएशन ये है। तो क्लियरली किसान के पास हल्दी यहाँ पर है नहीं, स्टॉकिस्ट के पास माल जरूर है, लेकिन यहाँ से हल्दी में तेजी की ही एक्सपेक्टेशन है। हमारे साथ अजय केडिया भी हैं। अजय, आपको क्या लगता है, जैसे प्रहलाद जी कह रहे हैं किसानों के पास नहीं है, प्रहलाद जी खुद भी एक बहुत बड़ी यहाँ पर हल्दी एफपीसी भी चलाते हैं, तो कितनी तेजी आपको यहाँ पर लगती है? हाँ, डेफिनेटली देखा जाए तो इस बार फंडामेंटल काफी मजबूत है। हमने एरिया अंडर कल्टीवेशन में गिरावट आते हुए देखा, यील्ड में ड्रॉप आते हुए देखा, एक्सपोर्ट डिमांड धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है। 35 लाख शादी जो सीआईटी की रिपोर्ट के अनुसार है, तो आगे भी डिमांड कंटिन्यू मेंटेन रहेगी। तो मुझे लगता है कि बीच में जो हमने अगस्त में एक बड़ा जंप देखा था, तो यहाँ पे हमने बाइंग थोड़ी कम होते हुए देखी, जिसकी वजह से करेक्शन ड्यू था। बट आई थिंक जो 13-13.5 का लेवल मैंने पहले भी कहा था कि काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में रहेगा, वो मुझे लगता है कंटिन्यू रहेगा। बट अगर हम आगे की बात करें तो मुझे लगता है कि प्राइजेस वापस जो 18,000 का लेवल हमने देखा, वो दिसंबर एंड तक हम वापस 18,000 के करीब जाते हुए देखेंगे। कुल मिला के फंडामेंटल काफी मजबूत है, और ये हल्दी को कंटिन्यू सपोर्ट देता हुआ दिखाई देगा, जो दिसंबर तक 18,000 तक का लेवल दिखा देगा। ऑलराइट, और वो आपकी स्क्रीन पर है। ऑलमोस्ट 4% की तेजी के साथ हल्दी के भाव फिलहाल यहाँ पर। प्रहलाद जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं ही, उनसे जानेंगे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। आते हैं वापस। स्वागत है आपका, जानेंगे टॉप ट्रेड्स हमारे गेस्ट से। और अजय, क्लियरली हमने हल्दी की तो बात की ही है, लेकिन जीरे में अच्छी खासी मुनाफा वसूली, गिरावट, करेक्शन, जो भी आप कहना चाहे हैं, और बाकी कमोडिटीज में भी क्या व्यू है? अजय, आपका ऑडियो इनफैक्ट अगर हम देखा जाए पूरे ओके। बिल्कुल हमने हल्दी में आज अच्छी खासी तेजी देखी। इनफैक्ट देखा जाए तो फंडामेंटल में कोई मेजर चेंजेस नहीं, बट डिस्पाइट दैट पिछले 7 दिन में जो हमने इरोशन देखा है, दैट वाज प्योरली कैस्केडिंग इफेक्ट, जिससे हमने देखा कि इजराइल के बाद कंसर्न्स के बाद इक्विटी मार्केट में फॉल आया। इक्विटी मार्केट का फॉल कैस्केडिंगली पूरे ही कमोडिटी पैक पे पड़ता हुआ दिखाई दिया। बट फंडामेंटल साइड अगर जीरे की बात करें तो स्विंग ठीक है बढ़ेगी, लेकिन नया माल जो आएगा मार्च में आएगा, उससे पहले हम जानते हैं कि स्टॉक कम है। तो मुझे लगता है आज उसी का रिफ्लेक्शन था, सभी एग्री में तेजी बनी है। उसी को देखते हुए मुझे लगता है जीरे में करंट लेवल से धीरे धीरे बाइंग करनी चाहिए। 43,200 इज अ गुड लेवल, 42,500 का स्टॉप लॉस, और वापस 45,500 तक का जब मिलेगा। धनिया में सरप्राइजली काफी स्ट्रॉन्ग मूव आते हुए दिख रहे हैं। धनिया में मुझे लगता है कि 7300 पे लेना चाहिए, 7200 का स्टॉप लॉस, 7550 का एक इमीडिएट जंप मिल सकता है। धनिया में कैरियर स्टॉक अच्छा है, जिसके चलते प्राइजेस में प्रॉफिट बुकिंग बार बार में आता हुआ दिखाई देगा। लास्ट अगर हम गवार की बात करें तो गवार में भी हमने देखा था कि 10-12 दिन पहले 6100 का लेवल दिखाने के बाद एकाएक जब सभी एग्री में गिरावट आई, उसी का एक पैनिक हमने गवार में भी देखा।
पिछले 7 दिन में फंडामेंटल में कोई मेजर चेंजेस नहीं है, तो मुझे लगता है कि गवार के अंदर भी 5720 के करीब लेके चलिए, 5650 का स्टॉप लॉस रहेगा। 5950 तक का जंप हम गवार सीट में देख पाएंगे। गवार कम में 11400 तक लेके चलिए, 11100 का स्टॉप लॉस रहेगा। 11850 से 12000 का इमीडिएट जंप दिखाई दे रहा है। ओके, तो ज़्यादातर सेक्टर्स में अभी भी खरीदारी के मौके यहाँ पर बनते हुए नजर आए हैं। विकास, आप कैसे देखते हैं? आज का दिन तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि शाम को यूएस फेड की मीटिंग है, अनाउंसमेंट है और कल सुबह बाजार रिएक्ट भी करेगा। उससे पहले कैसे करें कारोबार? सर जी देखिए कि इवेंट बहुत बड़ा है और बाजार ऑलरेडी उसको भाप के भी चल रहा है। जब मैं डॉलर इंडेक्स को देख रहा हूं तो वो एक ब्रेकआउट के लेवल के पास से काफी दिनों से कंसोलिडेट भी कर रहा है और क्रूड में भी एक मुनाफा वसूली आ चुका है। तो अभी जैसे ऑल टुगेदर जब हम लोग टेक्निकल चार्ट्स पे देख रहे हैं तो गोल्ड पे जो हम लोगों ने बाई ऑन डिप्स का जो जगह खोजा था, तो गोल्ड एक बाई ऑन डिप्स का जगह दे के बैठा हुआ है। तो 60,700 60,600 तक कहीं गोल्ड मिलता है तो गोल्ड में एंट्री बनाना चाहिए, बहुत एग्रेसिव नहीं जाना चाहिए क्योंकि डेली चार्ट में थोड़ा सा गोल्ड एग्जॉस्ट लग रहा है। बट लोअर टाइम फ्रेम्स में और वीकली मंथली चार्ट में गोल्ड अभी भी स्ट्रांग है। तो 60,500 का एक छोटा स्टॉप लॉस रखना चाहिए और यहाँ से बाउंस बैक में 61,250 और 61,400 तक का एक लक्ष्य रहेगा गोल्ड पे। और सिल्वर 71,600 के ऊपर लगता है कि अगर इसके ऊपर सिल्वर अगर मूव देगा तो सिल्वर में और एक तेजी बढ़ेगी 72,500 और 73,000 तक। और अगर मैं बात करूं मनीषा जी क्रूड ऑयल का, तो क्रूड ऑयल फिर से 6800 के जो सपोर्ट के पास आके रुका है और लगता है कि यहाँ से 6740 का स्टॉप लॉस एक लगाना चाहिए और क्रूड में वापस से 7100 7150 का टारगेट बन सकता है। जी मनीषा जी। अक्टूबर की गिरावट के बाद यहाँ पर नवंबर में अच्छी शुरुआत यहाँ पर कच्चे तेल में आते हुए नजर आई है। 1.5% की तेजी तो आपकी स्क्रीन पर फिलहाल है ही। बात मेटल्स पे भी करना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पर बहुत ही उठापटक जारी है, क्लियर डायरेक्शन नहीं है। विकास, यहाँ कैसे देखते हैं आप प्राइसेस? आज तो दिन अच्छा है। कॉपर मेरे को बहुत तेज लग रहा है मनीषा जी। कॉपर में मेरे को लग रहा है कि कॉपर का कंसोलिडेशन का जो दौर है वो खत्म होना चाहिए। कॉपर बहुत दिन से कंसोलिडेट करते हुए रुका हुआ था। अब ये 711 के ऊपर निकलेगा तो 716 और 720 तक जा सकता है। तो कॉपर में एक बाई की रणनीति रहेगी। 703 का एक स्टॉप लॉस लगाइए, 711 के ऊपर बाई करिए और 723 22 23 तक का इनिशियल टारगेट आप रख सकते हैं कॉपर पे। ऑलराइट, तो काफी बुलिशनेस यहाँ पर कॉपर में आती हुई नजर आ रही है और हमने अच्छा खासा एक रिबाउंड भी देखा है इनके लोज से। 693 तक के लोज यहाँ पर बनते हुए नजर आए थे और 709 710 के आसपास के कारोबार। अजय, आप अगर मेटल्स में कोई टॉप ट्रेड लेना चाहें तो कहाँ होगा? हाँ बिल्कुल मजे जी, अगर पूरे बेस मेटल पैक में देखें तो अब तक तो हर चीज हमने नेगेटिव देखी। इनफैक्ट चाइना के जो मैन्युफैक्चरिंग नंबर भी आए थे पहली बार हमने 50 के नीचे आते हुए देखे। कहीं पे भी कोई चीज सपोर्टिंग नहीं है। बट डिस्पाइट दैट हम देख रहे हैं कि कॉपर जिंक ये दो कमोडिटी है एल्यूमिनियम के साथ जो धीरे धीरे सपोर्ट कर रहा है। तो राइटली मुझे भी लगता है कि कॉपर की अगर बात करें तो दायरा बना हुआ है 705 से 712 का। एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि अगर ये 712 के लेवल तोड़ता है तो 720 तक दिखा देगा। तो एंट्री के लिए 707 इज गुड टू बाय। 703 का स्टॉप लॉस रखिए। 712 से 720 का टारगेट रहेगा अगले 2 से 3 दिन का। वहीं जिंक के अंदर कल हमने एक न्यूज देखी थी, ग्लेनकोर के जो जिंक प्रोडक्शन है वो करीबन 6,72,000 टन के आसपास है, जो 4% लोअर बता रहा है पिछले साल के कंपैरिजन में। ये कहीं ना कहीं जिंक को एक अपलिफ्ट देता हुआ दिखाई देगा। तो जिंक में भी हमने देखा 218 का लेवल काफी स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है। तो 220 पे लेके चलिए, 217 का स्टॉप लॉस रखिए। 226 का एक स्पाइक वापस देखने मिल सकता है, जो आज अगर इंट्राडे में देखे तो 227 का एक स्पाइक दिखाया हुआ है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कॉपर और जिंक में बने रहना चाहिए। ऑलराइट, तो खरीदारी की राय यहाँ पर बरकरार है। तेजी यहाँ पर एक्सपेक्टेड है मेटल्स में, स्पेशली कॉपर में। बहुत शुक्रिया अजय, विकास, आप दोनों का ही साथ जोड़ने के लिए और वो तमाम स्ट्रैटेजीज शेयर भी करने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, लौटेंगे तो लेकर आएंगे आवाज समाचार।